रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हाँ, तो पिछला क्वेश्चन तो हो गया, आंसर 0 आया क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। अगला क्वेश्चन, अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार, द मास ऑफ द कार, द गन, द शेल्स एंड द ऑपरेटर इज 50 एम। ओके, मतलब एक कुल मिला के एक व्हीकल है जिसमें आदमी बैठा है, गन लगी हुई है, जो भी लगा हुआ है समझ लो, जो भी गन, जैसे भी गन लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी बैठा हुआ है जिस गन को चला रहा है, डूं 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 डूं, ठीक है। और इसके अंदर जो बुलेट्स हैं सब कुछ मिला के जो टोटल मास है वो 50 एम है। कितना है? 50 एम। फिर क्या हुआ, इसके अंदर से एक बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू द गन दे रखा है आपको कितना, बुलेट का मास एम दे रखा है आपको, ठीक है। बुलेट मतलब जब बुलेट निकल जाएगी यहाँ पे मास कितना बचेगा, 49 एम बचेगा, राइट। 49 हाँ, विद रिस्पेक्ट टू गन इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग इज 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ शेल, जो भी बुलेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू गन दो दो तरीके से बता सकता है, राइट। फायर करने के पहले जो गन की वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में, या फायर करने के बाद जो गन की वेलोसिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम फायर करने के बाद के रिस्पेक्ट में देते, राइट। हाँ या ना। यस सर। लेकिन क्योंकि यहाँ दे रखा है कि इनिशियल स्टेट के रिस्पेक्ट में 200 मीटर पर सेकंड है, मतलब इनिशियली अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी, इसका मास हो जाएगा 49 एम। ये पीछे चला जाएगा, मान लेते हैं वेलोसिटी v1 से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू 200 माइनस 49 इंटू v1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स v1 कितना आ गया, कितना आ गया v1, 49 m इंटू v1 कितना आ गया, 200/49, राइट। यस सर। अगर यूनिट स्टेट बिफोर फायरिंग नहीं दे रखा होता तो वी ऑलरेडी नो द आंसर, 200 बाय, मतलब याद है कि भूल गए, एक के बाद एक बुलेट खूब सारे फायर किया था ना हम लोगों ने, यस सर। तो यस सर। उस तरीके से सॉल्व हो जाता, खैर जो भी है। अगला है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर द सेकंड शॉट इज फायर्ड। दो गोलियां चलाने के बाद बताना है, एक के बाद तो निकल गया हमारा, ठीक है। सेकंड शॉट फायर करने से पहले इसका मास हो जाएगा 49 एम, अब फायर करने का हो जाएगा 48 एम, राइट। ये जा रहा होगा वेलोसिटी यस v2 सर। से, 48 एम मास है ना, वेलोसिटी v2 से जा रहा होगा, ये हमें निकालना है। और जो m मास है वो आगे जा रहा होगा कितनी वेलोसिटी से, 200 200 माइनस v1। माइनस v1 से, राइट। सब क्या लिखेंगे, m इंटू 200 माइनस v1 माइनस 48 v2 इक्वल्स टू 0, यस सर। विच मीन्स 48 mv2, तो mm कैंसिल हो गया। दिस मीन्स v2 इज इक्वल टू 200/48 माइनस v1/48, राइट। यस सर। That is equal to 200/48 minus 200/49 into 48, तो मतलब 248 कॉमन लेने में फायदा है। दिस मीन्स v2 इज इक्वल टू 200/48 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/49, दैट इज 48 बाय, हाँ तो गलत हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू 0 थोड़ा ना करेंगे बेटा, सब गलत हो गया ना ये। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्या सेकंड बुलेट फायर करने के पहले, हाँ नो सर। सर mv1। नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा क्या, -49 mv1, राइट, क्योंकि इसके बाद तो कंसिडर कर नहीं रहे हम लोग, ये तो ऑलरेडी मूव करा ना पीछे वेलोसिटी v1 से, यस सर। है ना। सो वी हैव 49 में m चला गया, सो वी हैव
200 minus v1 minus 48 v2 is equal to minus 49 v1. दैट मीन्स v1 उधर चला जाएगा तो 48 बचेगा, राइट? दैट मीन्स या इसको इधर ले आते हैं, 48 v2 इज इक्वल टू 200 प्लस 48 v1, which means v2 is equal to 200 by 48 plus 200 by sorry plus 200 by 49, राइट? है ना? अब मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पे इनिट स्टेट बिफोर फायरिंग नहीं लिखा होता तो आंसर क्या आता है? 200 by 50 प्लस 200 by 49. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? Yes, sir. चलो, मैंने वो कराया था ना काउबॉय वाला क्वेश्चन. एक के बाद एक बुलेट फायर करे जा रहा था. पहला फायर करने के बाद क्या था? एम यू बाय कैपिटल एम. दूसरा फायर करने के बाद प्लस एम यू बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तीसरा फायर करेंगे तो एम यू बाय कैपिटल एम माइनस 2m प्लस लगाते जाते थे, राइट? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़े. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, a cart of mass capital M is at rest on a frictionless horizontal surface and a pendulum bob of mass, cart का mass capital M है, अच्छा, cart का mass capital M है, pendulum bob का mass small m है. Hangs from the roof of the cart. The string breaks the bob, falls on the floor, makes several collisions on the floor and ultimately lands in the small slot made in the floor. The horizontal distance between the bob and the slot is L. Find the displacement of the cart during this process. Right? देखो वो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें एक आदमी इधर चलना शुरू करता था, यहाँ पहुँचता था, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, ये लेंथ एल. उसमें हमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था, याद है? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा. ट्राई करके देख लो, ठीक है? एक बार ट्राई करो अभी के अभी, मैंने बता दिया कि, और सोचो कि क्यों सेम है क्वेश्चन. हो गया? जल्दी बताओ.
बोलो बेटा। सर एक मिनट। सर सर एल इंटू कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम माइनस एम बाई कैपिटल एम। नो, स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम आएगा शायद तक, या नहीं, स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। देखो भाई, सीधा सा क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, है ना। जो भी इंटरेक्शन हो रहा है यस सर। इन दोनों के, बॉब और इसके बीच में ही हो रहा है, ग्राउंड को हमें फ्रिक्शनलेस मानना है, राइट। सो क्या होगा, यहाँ जितना भी जंप करके यहाँ गया है, ये जो भी है वो उसकी चॉइस है। ये अगर ये इधर आ गया x से, तो बॉब उधर कितना जाएगा, l माइनस एक्स। एल माइनस एक्स। तो m इंटू एल माइनस एक्स माइनस कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू स्मॉल m l अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, राइट। ओके सर। और ध्यान दीजिए, ये जब रिकॉइल वेलोसिटी निकालना था उसका फॉर्मूला क्या था। पिछला क्वेश्चन तो अलग था जिसमें आपको इनिशियल बिफोर फायरिंग की स्टेट से दे दिया गया कंपैरिजन, बाकी नॉर्मली तो आफ्टर फायरिंग की स्टेट से कंपेयर करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो वो उसका आंसर, उसके इसमें आंसर कितना था, एम यू अपॉन कैपिटल माइनस स्मॉल में आता था ना, एम यू बाई। यस सर। सेम ही है। अगर वेलोसिटी ऐसे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आएगा ना, हाँ है ना। यस सर। समझ में आई बात। यस आग, सर। आगे बढ़ते हैं। टू बॉल्स हैविंग मासेस m एंड 2m, एक का मास m है, एक का मास 2m है, अच्छा गिवन है, आर फास्टन टू टू लाइट स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ l, दोनों का लेंथ l दे रखा है, बढ़िया है। द अदर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड एट o, ओके। द स्ट्रिंग्स आर केप्ट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक साथ दोनों को रिलीज कर दिया, ये नीचे जाएगा ये भी नीचे जाएगा, आपस में कोलिजन होगा, ओके। द कोलिजन बिटवीन द बॉल्स इज इलास्टिक, लेकिन मासेज अलग है, इसे उतना सिंपल नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल just after their collision and how high will the balls rise after the collision, okay। देखो भाई, जब टकराने के पहले इन दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ होगी, दोनों बॉल्स की, हाँ या ना। वो दोनों की वेलोसिटी जो होगी इक्वल होगी, राइट, मैग्नीट्यूड में। उसको मैंने कह दिया ये इधर की तरफ u1 है, ये माइनस u1 है, और u1 या u ही बोल दो, ठीक है। ये u होगा कितना सर, u होगा सिंपली अंडर रूट ऑफ 2gl, इसमें कोई दिमाग आने वाली बात तो नहीं है। यस सर। अब देखो, ये मास m का था, ये मास 2m का था। आफ्टर कोलिजन मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी इधर v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी इधर v2 हो गई, ओके। सो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, एम यू माइनस 2mu इज इक्वल टू, अच्छा ज़बरदस्ती यहाँ माइनस लिख दिया, बेकार में कन्फ्यूजन ही हो रहा है सर। एम यू माइनस 2mu इज इक्वल टू माइनस mv1 प्लस 2mv2, राइट। दैट मीन्स माइनस u इज इक्वल टू 2v2 माइनस v1, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि v2 प्लस Yes, sir, v1 elastic collision. इज इक्वल टू 2u, राइट, है ना। यस सर। सो वी कैन फाइंड v2 एंड v1 इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। तो हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, अगर इसको मैं रिवर्स करके ऐड कर दूं ऊपर वाले से, तो v1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो आई विल हैव u इज इक्वल टू, v1 कैंसिल हो गया, 2v2 प्लस v2 3v2, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू
u/3, तो ये कितना हो गया u/3, और सिमिलरली आप v1 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2u/3, राइट? Yes, सॉरी sir. 4u/3 आएगा ना, नहीं 2u/3 आएगा, 5u/3 आएगा, क्योंकि 2u है ना यहाँ पे, v2 को डाल दोगे u/3 तो ये आ जाएगा 5u/3 है, राइट? Yes, sir. 5u/3. तो देखो अब इसके बाद ये 2m का काम तो आसान है। क्यों आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी उस u से कम है, तो ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहीं कहीं पे चला जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आपको ये हाइट मिल जाएगी, राइट? पर इसकी वेलोसिटी क्योंकि u से बड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाएगा, हाँ या ना? तो इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेंशन कहाँ जीरो हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. टेंशन यहाँ कहीं पे जीरो होगा, देखो समझो बात को, टेंशन यहाँ कहीं पे जीरो हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट में तो इसका कुछ वेलोसिटी बच गई ना, ऐसे टेढ़ी, Yes, sir. कुछ वेलोसिटी तो बच गई टेढ़ी, टेंशन जीरो हुआ, वेलोसिटी थोड़ा जीरो हुई, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उससे ये और फर्दर हाइट तक जाएगा, तो ये वाली हाइट हमें निकालनी है इसमें। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सर ये लास्ट पार्ट और एक बार बोल दीजिए। यहाँ से छू गया, यहाँ जाके टेंशन जीरो हुआ, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी बची हुई है, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, टेंशन जीरो हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट कहाँ तक जाएगी ये भी निकालना होगा, राइट? यस सर। तो कैलकुलेशन है ना? u कितना है, रूट 2 GL, तो आपका जो ये 5u/3 आएगा, ये कितना हो जाएगा 5/3 टाइम्स रूट 2 GL। रूट 2 GL। तो इस टाइम पे टेंशन कितना होगा, T1 कह देता हूँ मैं इसको, या T0 कह देता हूँ इसको मैं, T0 कितना हो जाएगा बताएगा कोई मुझे? ये तो निकल जाएगा ना एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, राइट? इसकी वेलोसिटी अगर आ चुकी है u/3, तो कितनी हाइट तक जाएगा आप आराम से निकाल सकते हो, L/9 आएगा आंसर, राइट? यस सर। क्यों आएगा L/9? क्योंकि सर वेलोसिटी अगर 1/3 हो गई तो u²/2g 1/9 हो जाएगा, तो L हाइट से आया था Yes, तो sir. L/9 हाइट तक जाएगा, राइट? ओके, बट इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 5/3 टाइम्स रूट 2 GL हो गई। अच्छा, ये कहीं रूट 5 GL से बड़ी तो नहीं हो गई कहीं? अंदर लेके जाएं? हाँ, ये तो रूट 5 GL से बड़ी हो गई, मजा आ गया, बच गए हम लोग कैलकुलेशन से, राइट? है ना? यस सर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/9 इंटू 2GL, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50/9 GL, विच इज ग्रेटर देन रूट 5 GL। राइट? देयरफॉर इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना? ये तो पूरा सर्कुलर मोशन करके आएगा, है ना बेटा? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा है कि आसान है? सर अच्छा है। ठीक है। अगर ये रूट 5 GL से छोटा होता तो हमें मेहनत करनी पड़ती, हम यहाँ पे टेंशन निकालते, फिर निकालते कहाँ पे टेंशन जीरो हो रखा है, उसको मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, इसलिए मैं यहाँ की टेंशन निकाल रहा था। नहीं तो आप सीधे डायरेक्टली वो एंगल थीटा मान के एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वो पॉइंट निकाल सकते हो जहाँ पे टेंशन जीरो हो जाता। आफ्टर दैट आपको वहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है, उस वेलोसिटी का यूज़ करते हुए आप निकालते कि ये इतने एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, वो टोटल हाइट आपको निकालनी पड़ती अगर ये वेलोसिटी रूट 5 GL से कम आती तो, रूट 2 GL से बड़ी और रूट 5 GL से कम आती तो, है ना? यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। A small particle traveling with velocity u collides, v, traveling with velocity v collides elastically with a spherical body of equal mass
तो इसका मास भी m मान लिया, इसका मास भी m मान लिया। m ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये अच्छा ये डिस्टेंस रो है, इसका रेडियस r है, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स। ओके देखो, क्योंकि दोनों का मास m है, कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। राइट। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ से आएगा टक 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 टक, जहाँ भी टकराया है वहाँ पे नॉर्मल बनाओ, है ना। ये क्या हो जाएगा, एलओसी, लाइन ऑफ कोलिजन। इसके लिए मैं ये थीटा निकाल सकता हूँ, ये थीटा इक्वल होगा, ये आपका रो है, ये आर है, तो आपका जो साइन थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, रो बाय आर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाय, अरे आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाय आर, राइट। ये कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। ओके नो सर। अब क्या करें, अब इसकी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा और v sin थीटा। मतलब एक तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की तरफ v cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। एक्चुअली क्या होगा, जब कोलिजन होगा तो एलओसी के अलोंग तो वेलोसिटी एक्सचेंज होएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मासिव, इक्वली मासिव ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट विल हैपन इज, आपका जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी v sin थीटा से चला जाएगा, और जो आपका स्फीयर है वो v cos थीटा से चला जाएगा, जहां sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, राइट। ये आपका आंसर यस सर। है ना। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएंगे। आप बोलोगे सर इसको मैंने कैसे यहीं पे नॉर्मल को मैंने कैसे एलओसी मान लिया, क्योंकि यार ये पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल लिखा हुआ है, इसका साइज आप इग्नोर करोगे। अगर ये भी एक स्फीयर होता तो कोलिजन शायद इस पॉइंट पे हो जाता, उसमें हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना, है ना। यस सर। चलो क्या बोला है, द ट्रैक शोज, ठीक है लड़का सो रहा है, इसको आके मारेगा, HCF का क्वेश्चन है ना ये। द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m, ए का मास m है, पुश्ड along the track with some speed, the collision between A and B is perfectly elastic, with what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened। देखो भाई बेसिकली इसकी जो भी वेलोसिटी यहाँ पर है उसको मैंने बोल दिया u1। क्या बोल दिया उसको, u1। कोलिजन के बाद b की वेलोसिटी जो है वो √2gh हो जानी चाहिए, तभी ना काम चलेगा, है ना। यस सर। सो आई हैव गॉट अ सिचुएशन जहाँ पर मैं ने ये माना a, इसकी वेलोसिटी u1 है, b रेस्ट पर है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, a की कितनी वेलोसिटी मुझे उससे मतलब नहीं है, पर b की जो वेलोसिटी है वो √2gh हो जानी चाहिए, राइट, यस सर। है ना। ये u1 पता चल जाएगा तो अभी हम ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी u पता चल जाएगी, राइट, है ना। अब a की वेलोसिटी कितनी मुझे पता नहीं, इसको मैंने v1 कह दिया, ओके। यही ना सिचुएशन। यस सर। सो व्हाट विल आई से कि आपका जो मास इसका m है, इसका 2m है, ऑब्वियसली इसका मास m, इसका 2m है। सो आई विल से मोमेंटम कंजर्वेशन mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2m इंटू √2gh, एंड दिस मीन्स कितना हो गया, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस √2gh, दिस इज इक्वेशन प्लस 2 √2gh, राइट, दिस इज इक्वेशन 1। देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है ना, परफेक्टली इलास्टिक। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट मीन्स √2gh
minus v1 is equal to u1, right? Yes. So Yes, sir. मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा लिख देता हूँ, u1 इज इक्वल टू रूट टू जी एच माइनस वन, ताकि दोनों को ऐड करूँगा तो दोनों v1 कैंसिल हो जाए, है ना। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 1 + 2, मेरा v1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3/2. 2u1 इज इक्वल टू 3 रूट टू जी एच, दैट मीन्स u1 इज इक्वल टू 3/2 रूट टू जी एच, राइट। आफ्टर दैट मैं ए से Yes, यहाँ sir. तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। क्या लिखूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम 3/2 रूट टू जी एच का होल स्क्वायर, राइट। दिस मीन्स एम यू स्क्वायर प्लस 2mgh इज इक्वल टू 9/4 है ना, 9/2 हो जाएगा, 9/2 mgh, राइट। दिस मीन्स mm कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5/2, सो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gh/2, राइट। समझ में आया? Yes, sir. बस यही क्वेश्चन, और क्या डिफिकल्ट जोड़ना है। बोलो, डिफिकल्ट है? No. ठीक है, फिर आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. A ball of mass m is dropped on a floor from a certain height. The collision is perfectly elastic and the ball rebounds to the same height and again falls. Find the average force exerted by the ball on the floor during a long time interval. मैं इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के बोलूं? सोचो कैसे आया। कैलकुलेट करके तो निकल ही जाएगा, बिना कैलकुलेशन के कैसे आया सर, ये बताइए। देखो सीधी सी बात है, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल इज नॉट ड्रॉपिंग, राइट, है ना। Yes, sir. That means the net external force on the ball is 0. So the average force exerted by the floor is balancing the gravitational force, right? Yes. Sir. है ना। चलो अब इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। बेसिकली h हाइट से इसको ड्रॉप किया, ये आगे का टक 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 टक, कोलाइड किया, बाउंस किया, टक 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 टक, इसका तो रिपीट है ना। Yes, sir. तो इसको मैंने बोला टाइम t, इसको बोला टाइम t, तो टोटल टाइम कितना है 2t, उसके बाद रिपीट है, तो 2t का जो एवरेज आएगा Yes, sir. वही लॉन्ग टाइम का एवरेज भी आएगा, है ना। Yes, sir. सो f एवरेज इज इक्वल टू जो भी यहां पर इंपल्स लगा है ना, दैट इंपल्स बाय इंपल्स कौन सा, जो फ्लोर ने ऊपर इंपल्स लगाया होगा टोटल मिला के इस ड्यूरेशन में, दैट इंपल्स बाय 2t, हाँ है ना। Yes, sir. अब इसकी वेलोसिटी u से ही नीचे आया था, फिर फाइनली u से वापस ऊपर चला गया है, सो इंपल्स कितना हो जाएगा 2mu अपॉन 2t, 2 चला गया, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स u बाई टी। अब u कितना हो जाएगा √2gh और t कितना हो जाएगा √2h/g, दैट इज इक्वल टू mg। यस और नो? Yes, sir.
हम्म, और डायरेक्ट मेथड क्या था कि सर सेंटर ऑफ मास गिर ही नहीं रहा, तो मतलब सेंटर ऑफ मास के मतलब जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है। कहानी खत्म। आगे बढ़े। यस सर। पढ़ने में आ रहा है कि बहुत छोटा है ये। नहीं सर आ रही। सर आ रहा है। ओके, सो देखें, a 1.2 kg collar C may slide without friction along a fixed smooth horizontal rod. It is attached to three springs, each of spring constant K is equal to 400 Newton per meter. K कितना है 400 Newton per meter and 150 meter of undeformed length. मतलब L नॉट कितना तीनों का 150 मिलीमीटर। ओके, हाइट भी 150 मिलीमीटर, चलो बढ़िया है, मतलब ये वाला अनडिफॉर्म्ड है अभी। Knowing that collar is released from rest in the position shown, determine the maximum velocity it will reach in its motion. Here A, O, B are fixed points. Okay. चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी मतलब वैसे तो मैं कैलकुलेशन करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ को, पर मैं डायरेक्टली फील्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कॉलर की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी। बिना किसी कैलकुलेशन के अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे? इस रॉड में कौन से पॉइंट पर इस कॉलर की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी अगर यहाँ से इसको रिलीज किया है तो? देखो समझो बात को, ये 150 मीटर है, ये भी 150 मीटर, ये भी 150 मीटर, अब वो अपनी जगह पर है। ये अभी नेचुरल लेंथ पे ये वाला और ये वाला स्ट्रेच्ड है, राइट? तो ऑब्वियसली ये दोनों इसको अपनी तरफ पुल पुल करेंगे, है ना? यस सर। तो ये कॉलर लेफ्ट साइड में मूव करेगा, तो लेफ्ट साइड में मूव करते करते इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, है ना? आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आएगी, बताइए। तो जब वो दोनों भी अपना नेचुरल लेंथ आ ये दोनों नेचुरल लेंथ पे आ जाए, तीनों तो बेटा एक साथ नेचुरल लेंथ पे आ ही नहीं सकते। वो नेचुरल लेंथ पे आ जाए और ए और बी थोड़ा हाँ, ट्रायंगल। जब ओ नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा उस वक्त होगा, क्यों समझिए। ओ पर इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, मतलब इसको ओ डैश बोल रहा हूँ, ओ डैश पे नेट फोर्स कितना होगा? ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा सब, और वर्टिकल फोर्स तो ये बैलेंस कर ही देता है ना? हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर का दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर रहेगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो, राइट? जब इससे राइट में होगा नेट फोर्स लेफ्ट में लगेगा, जब इससे लेफ्ट में होगा तो नेट फोर्स राइट में लगेगा, ये समझ रहे हो? और यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा कॉलर के ऊपर, जीरो होगा। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? चलो, तो मतलब यहाँ पर इसको हमें वेलोसिटी निकालनी है इसकी। ओके, ये एल नॉट है, ये कितना होगा एल नॉट रूट टू, और ये कितना होगा एल नॉट रूट फाइव। निकाल सकते हो सब लोग? ये भी एल नॉट है ना? ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकाल ही सकते हो, राइट? जब यहां पहुंच जाएंगे तो ये भी एल नॉट रूट टू, ये भी एल नॉट रूट टू, राइट? तो दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। एल नॉट एल नॉट मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी जीरो है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करेंगे इनिशियल और फाइनल की, तो इनिशियल एनर्जी इसकी और इसकी बराबर है, राइट? ये एल नॉट बाय रूट टू है, ये भी एल नॉट बाय रूट टू है, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी भी बराबर हो, कैंसिल हो जाएगी, हाँ है ना? सॉरी, एल नॉट बाय रूट टू नहीं, एल नॉट रूट टू है ना? बचा क्या, ये एल नॉट रूट टू हो गया है, और यहां पे जबकि ये एल नॉट रूट फाइव था, राइट? तो बेसिकली यहीं पर एनर्जी में डिफरेंस आया है, इसने अपनी एनर्जी कुछ लूज करी है, राइट? है ना? और वो जो पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग ने लूज करी है वो एनर्जी इसको मिली है, राइट?
yes, सो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं सिंपली बोल सकता हूँ हाफ के, अब देखिए बताइएगा सही लिखा कि गलत लिखा, एल नॉट रूट 5 का स्क्वायर माइनस हाफ के एल नॉट रूट 2 का स्क्वायर, सही लिखा कि गलत लिखा, बोलो बोलो। सर प्लस हो। नहीं प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, चेंज इन एनर्जी होगा ना, जो लॉस इन एनर्जी आया वही तो उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना बेटा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी किया वो तो ठीक है, पर गलती कहीं और है। गलती क्या है, गलती ये हो गई कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एल नॉट इंटू रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा ना बेटा। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे शायद समझना थोड़ा मुश्किल है, अब थोड़ा आसान पड़ेगा। हम्म। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे गलती भैया, चेंज एक्सटेंशन तो यही है ना, लेंथ हाफ के इंटू लेंथ स्क्वायर थोड़ा ना होता है, हाफ के इंटू एक्सटेंशन स्क्वायर होता है ना भाई, यस सर। समझ में आया। हम्म। यस, यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है, राइट। सो हाफ हाफ तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग, हमें वी स्क्वायर निकालना है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम टाइम्स एल नॉट स्क्वायर इंटू रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, मैंने सब कॉमन वॉमन ले लिया है, ठीक है। ठीक है बेटा। यस, सो दिस मीन्स v is equal to एल नॉट रूट अंडर के बाय एम इंटू वो जो ब्रैकेट है उसका काम करते हैं कि क्या हो गया, 5 + 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2√5 प्लस 2√2, राइट। सो ये कट गया, सो दिस इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू ये हो गया 3 माइनस ट्वाइस ऑफ √5 माइनस √2। अब सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा, कुछ उपाय नहीं है। एल नॉट कितना है 150 मीटर, के बाय एम हर जगह कैलकुलेशन है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन कुछ छोड़ा ही नहीं, हर जगह कैलकुलेशन डाल दी, राइट। के बाय एम भी इसने कैलकुलेट करने के लिए रूट निकालना पड़ेगा मेहनत करके, राइट, मेहनत है इसमें, यस सर। है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट है ना। हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। यस, यस सर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता अगर बोल देता कि जो नेचुरल लेंथ है वो जीरो है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नेचुरल लेंथ स्ट्रिंग की जीरो, तो उस केस में लेकिन फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है आपका, है ना। यस, यस सर। हम्म। तो आगे बढ़े, यस, यस सर। एज शोन इन द फिगर अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम, ये तो कराया क्वेश्चन है यार। यस सर। है ना, यस सर, सेम करा था। सेम कराया मैंने, बस वेरिएबल में कराया था, नंबर दे रखे हैं, ये खुद से ट्राई करो, है ना। यस, अच्छा नहीं, टकराने को वापस रिबाउंड करा रहा है, फ्रिक्शन विक्शन भी आ गया है, ठीक है ना। हम्म।
समझ में आया? Yes, sir. मैंने करवाया है इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैंने कंप्रेशन तक कराया है, वापस का आगे का खुद से करो, ट्राई करोगे हो जाएगा उसको। मैंने जो सोल्यूशन करवाया था ना उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। मैंने फ्रिक्शन मानते हुए सिर्फ मैक्सिमम कंप्रेशन तक का सॉल्व कराया था, राइट? यस अब आपको फ्रिक्शन मानते हुए ये भी बताना है कि वापस कितनी हाइट तक रिबाउंड करेगा, या वापस अगर इतनी हाइट तक रिबाउंड करेगा तो म्यू कितना होगा ये निकालना है। ओके, इतना समझ लो कि जब कब दबा के वापस ऊपर आएगा तो इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में दोनों केस में स्प्रिंग के पास तो कोई एनर्जी नहीं है ना? लेकिन इसमें ये बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, एक्स, ये है एल, तो एल प्लस एक्स नीचे गया, फिर एल डैश ऊपर आया, तो एक्स प्लस एल डैश ऊपर गया, राइट? तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल प्लस एक्स प्लस एल डैश, राइट? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल प्लस एक्स प्लस एल डैश, राइट? ये फ्रिक्शन का वर्क है। दिस शुड बी इक्वल टू लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, राइट? आया ना? तो ट्राई करेंगे, उससे म्यू निकल जाएगा, म्यू निकल जाएगा तो आप ऑब्वियसली स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकाल पाएंगे जो मैंने बता रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन। A ring of mass m can slide along a fixed rough vertical rod as shown in figure. The ring is connected by a spring of spring constant k is equal to 4 mg by r, और ये जो 2r है ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अभी कितना होगा, 5r by 2 रखा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। The other end of the spring is fixed to the ground, ठीक है भैया। If the spring is released from the height to 3r by 2 and it reaches the ground with a speed of root 3 gr, find the coefficient of friction between the rod and the ring. ये हो गया मेहनत वाला क्वेश्चन। क्यों? अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करोगे तो आप एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, राइट? यही ना बोलोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी दे दी है, राइट? ग्रेविटेशनल एनर्जी के लिए आप ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हो, है ना, माइनस एम जी 3r/2। चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी भी निकाल ही सकते हो क्योंकि इनिशियली इसमें एक्सटेंशन था r/2 का, फाइनली 0 हो गया, राइट? पर ये सब करने से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिलेगा। म्यू कैसे आएगा, पूछा तो म्यू है ना। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो फ्रिक्शन का वर्क तो निकल जाएगा, पर म्यू कैसे निकलेगा, तो निकला गया। लेट्स से वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैंने कुछ निकाल लिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्स मैंने निकाल लिया, लेट्स से। उसके आगे कैसे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि यहां तक तो चीजें आसान है ना? यहां तक तो चीजें आसान है, इसके आगे कैसे प्रोसीड करूं? तो समझो बात, मैं बोलूंगा कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, राइट? बोलो, यही ना होगा भाई, अगर इसकी जब ये हाइट वाई पर है तो। यस Yes, sir. ये फोर्स लगाएगा k टाइम्स L माइनस L0, उसका मुझे कंपोनेंट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाला इंटू कॉस थीटा, वो मुझे नॉर्मल फोर्स मिलेगा, राइट? जो रॉड नॉर्मल फोर्स लगाएगा वैसे ही मिलेगा ना भाई। कॉस थीटा कितना है, इंटू L0 बाय L, दैट इज इक्वल टू k L0 माइनस k L0 स्क्वायर बाय L, राइट? ये हो गया नॉर्मल फोर्स, है ना? तो फ्रिक्शन निकलेगा कितना, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन आ गया म्यू इंटू नॉर्मल। Sir.
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू नॉर्मल dy। है ना। तो देखो बेसिकली यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटीग्रेट करने में आपको टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन में टेन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब जब आप y इज इक्वल टू एल नॉट टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे फिर इंटीग्रेट करोगे तब जाके आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये सॉल्व होगा। उसको आप इस x से इक्वेट करोगे तो उसको आप तब जाके आपको फ्रिक्शन मिलेगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन लेंदी है, मेहनत है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हर क्वेश्चन दो लाइन में नहीं बनता है ना। समझ में आया कि नहीं बोलो। सर एक और बार सर समझा दीजिए। यहां तक क्लियर है सर स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है। यस यार। चलो जो भी, यहां तक ठीक है ना। फ्रिक्शन का वर्क डन निकल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। यस इसके बाद हमने क्या किया, इसको जनरल हाइट पे मान के स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकाल के फोर्स निकाला, उस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट निकाला तो उससे ये रॉड कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ये निकल जाएगा। उससे हम लोगों ने फ्रिक्शन निकाला और फ्रिक्शन को इंटीग्रेट कर डाला, है ना। यस समझ में आई बात। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वाई जो भी है ठीक है। फ्रिक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, फ्रिक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब फ्रिक्शन इंटू डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल जाएगा। यहाँ से हमें एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिला है, यहाँ से हमें एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिला है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ जाएगा। ओके, ओके समझ में आ गई बात। यस यस चलो। सर। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन डाउट है या एक डाउट है। सर कुछ ऊपर वाला डाउट। ऊपर वाला डाउट है को फिर मेरे को जगह बनाने दो उसको सॉल्व करना, जो डाउट हो वो भेजा करो ना। और 98 का क्वेश्चन पूछा है आपने। बुलेट ऑफ मास मतलब मैंने पढ़ लिया ये, अब मेरे को समझ में आ गया कि लेंदी होने वाला है क्वेश्चन ये। 95 98 में बेटा 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करने होते थे और 6 क्वेश्चन करने वाला टॉप करता था, ठीक है। बुलेट ऑफ मास कैपिटल एम is fired with velocity 50 meters per second at an angle with the at an angle theta with the horizontal, यहाँ पे लिखा नहीं थीटा। At the highest point of its trajectory it collides head on with a bob of mass 3m suspended by a massless rod है, चलो अच्छी बात है, रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, of length 10/3 meter and gets embedded in the bob. Okay. After the collision, the rod moves through an angle of 120 degree. Find the angle of projection. जो भी हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड करता है ना। देखो भाई ऊपर बॉब था जिससे आके बुलेट टकराया, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास 3 कैपिटल एम है। मान लेते हैं इसकी जो टकराने की वेलोसिटी थी वो v1 थी, तो टकराने के बाद जब दोनों एम्बेड हो गए, जब दोनों जुड़ गए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, mv1/4m, दैट इज v1/4। और इस वेलोसिटी की वजह से ये चला गया कितने एंगल तक, 120 डिग्री, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री तक, राइट। यस यस सर। सो मतलब इसकी हाइट बढ़ गई l/2 आगे और चली गई। सो हाफ इंटू 4m मास था ना, इंटू v1/4 का होल स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 4mg इंटू 3l/2। एल आपको दे रखा 10/3 मीटर, सो दैट मीन्स अच्छा 4m मार दो यहाँ पे जबरदस्ती लेके बैठे हैं, तो v1² बाई 16 इंटू 32 इज इक्वल टू
जी इंटू 3/2 टाइम्स 10/3, 3 मर गए, यहाँ 16 आ गया, ये 2 मर गया, ये 10 का जी को 10 लेना है ना, हाँ जी को 10 लेना है। दिस मीन्स v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो v1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 40 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी टकराने के जस्ट पहले कितनी थी, 40 मीटर्स पर सेकंड, है ना। दैट मीन्स जब इसको फायर किया गया इसकी वेलोसिटी टोटल 50 थी, हॉरिजॉन्टल 40 थी, तो वर्टिकल 30 थी। ये एंगल कितना था बताइए, 37 डिग्री था। Yes. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन Yes, कितना आ गया, 37 डिग्री। समझ में आई बात, हाँ है ना। sir. The vertical and horizontal coordinates of the initial position of the bob with respect to the point of firing of the bullet, मतलब बॉब का जो पोजीशन है उसका x और y कितना ये बताना है। तो भैया x कितना हो जाएगा, r/2, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, r 2 ux/g होता है ना। Yes, sir. है ना, तो 2 कैंसिल हो गया तो इतना ही बचा, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 40/10, दैट इज कितना हुआ, 120 मीटर्स, राइट। और y कितना हो जाएगा, uy²/2g, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज 30²/20, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर्स, हाँ है ना। Yes, sir. हो गया। ये 1998 के आए हुए इजी क्वेश्चंस में से एक होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि 98 का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना उस वक्त, 98 में नहीं, मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे, 98 95 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, तो उस वक्त का पेपर इजी आया था, सॉरी डिफिकल्ट आया था 98 का पेपर, 95 का पेपर दोनों। तो ये उसमें से पक्के से इजी क्वेश्चन में से एक होगा, है ना। सर आप लोग के टाइम पे रिटर्न में पार्शियल मार्क्स देता था? रेयरली, बोलते तो थे पर देते नहीं थे। Okay, sir. मतलब उनका सीधा होता था, इस स्टेप तक पहुंचे हो और यही स्टेप लिखी, इसके आगे पीछे अगर किसी और भाषा में वो स्टेप लिखी तो नहीं देंगे, अगर ये वाली स्टेप लिखी है तो नंबर देंगे पार्शियल, नहीं तो नहीं देंगे। और अगर उस स्टेप में गलती कर दी ना तो आगे भले ही आपने उस गलती को सुधार लिया हो, आगे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। Yes, sir. मतलब सब्जेक्टिव में आंसर सही होने के बाद भी बहुत कम नंबर आते हैं, जितने क्वेश्चन का सही आंसर निकाले होते थे ना उससे कहीं कम नंबर आते थे। आगे बढ़े, Yes, sir. मतलब एक्चुअली ये बात इसलिए पता है क्योंकि आईआईटी के अंदर भी चेकिंग ऐसी होती थी हम लोगों की, ठीक है। मतलब स्टेप मार्किंग का मतलब भी बहुत एकदम ऑब्जेक्टिवली होता था क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मूड चेंज, टीचर के मूड चेंज होने की वजह से बच्चों के नंबर बदल जाए। कोई बच्चा ये क्लेम नहीं कर पाएगा सर मैंने भी ये लिखा उसने भी लिखा, दोनों को अनइक्वल नंबर क्यों मिले। इसलिए उनका बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग का तरीका था कि भैया ये वाला स्टेप इस तरीके से लिखा होगा तो नंबर देंगे, किसी और तरीके से लिखा होगा तो नंबर नहीं देंगे, ठीक है। और अगर स्टेप में गलती हो गई है, गलत जगह पहुंच गए हो, तब तो चेक ही नहीं करेंगे। और स्टेप्स बहुत लिमिटेड होते थे, मतलब अगर वो 10 स्टेप का क्वेश्चन है तो वो सर ने 3 स्टेप दे रखे हैं जिसमें नंबर देने वाला है। तो अगर आपने 10 में से बाकी के 7 लिखे और वही 3 स्किप किए ना तो पार्ट मार्किंग भूल जाओ। इसलिए पार्ट मार्किंग उन बच्चों को मिलती थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते थे ना लिखने में, उनको। चलो जो भी आगे बढ़ते हैं। A projectile is projected from a point O on the ground with velocity u is equal to 5√5 meter per second and angle theta tan inverse 0.5. It strikes at a point C on a fixed smooth plane AB having inclination 37 degree with horizontal as shown 10/3 meter, जो भी है। If the particle does not rebound, calculate coordinate of point C in reference to coordinate system as shown in the figure. Maximum height from the ground to which the particle rises. Does not rebound का मतलब, अच्छा ओके ठीक है। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये बता रहा है कि भैया ऐसा नहीं कि रिबाउंड करके वापस ज़्यादा हाइट तक चला गया, वो वाला हाइट नहीं निकालना है, इसी रास्ते में जो मैक्सिमम हाइट आया होगा वो बताना है, ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अल्फ़ा कितना है, tan इनवर्स 0.5, मतलब अगर मेरे को tan अल्फ़ा चाहिए तो वो हाफ हो जाएगा। सो अगर मैं इसको अल्फ़ा बना दूं, ये 1 ये 2 ये √5,
राइट। सो साइन अल्फा कितना है 1/√5, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है 5, कॉस अल्फा कितना है 2/√5, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है 10, राइट, है ना। Yes, sir. Yes. ये भी आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है ना, आई गेस। इट स्ट्राइक्स एट अ पॉइंट सी ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ प्लेन ए बी। अच्छा, ये 10/3 दे रखा है, ये 37 डिग्री दे रखा है। देखो यार, एक्चुअली एंगल्स ऐसे हैं ना कि मैं इस वेलोसिटी का इस इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने का दिमाग नहीं लगा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? Yes, sir. सो द ओनली ऑप्शन दैट आई एम लेफ्ट विथ इज कि भैया इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो, इस लाइन की इक्वेशन लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, और कुछ नहीं बचा मेरे पास। ठीक है बेटा। Okay, sir. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan 37 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू x माइनस 10/3। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, ऑल्सो sir. यहां से y कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, मतलब कि x/2 माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर, राइट, Yes, sir. है ना। तो दिस मीन्स y इज इक्वल टू x/2 माइनस, ये 10 से 10 चला गया, x स्क्वायर बाय g को 10 लेना ना, हाँ, x स्क्वायर बाय 20। ये मेरा इक्वेशन 1 बना, ये मेरा इक्वेशन 2 बना, राइट। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यूज वहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो tan 37 डिग्री कितना होता है 3/4, Yes, sir. 3/4 इंटू x माइनस 10/3 इज इक्वल टू x/2 माइनस x स्क्वायर बाय 20। दिस मीन्स इसको मैं पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? चलिए काम करते, पहले ब्रैकेट खोलने के बाद अगली स्टेप में करते हैं। तो 3x/4 माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, 10/4 Yes. इज इक्वल टू x/2 माइनस x स्क्वायर बाय 20। आई डोंट लाइक कि इसके नीचे 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सब कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो आई विल हैव 15x माइनस 5 इंटू 10 इज 50 इज इक्वल टू 10x माइनस x स्क्वायर। That means x square plus 5x minus 50 equals to 0. This implies x plus 10 into x minus 5 equals to 0. So x is equal to minus 10, ये तो होगा नहीं. This means x is equal to minus plus 5. तो x आ गया मेरा +5, तो ऑब्वियसली मैं उसको x को 5 डाल के y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, चाहे इसमें डाल दूँ चाहे उसमें डाल दूँ, राइट। मैक्सिमम हाइट टू विच द ग्राउंड ये कहता है, ओके। अब देखो, इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले तो कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो इससे बाद आएगा या पहले आएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी जो रेंज है, जो पॉइंट सी है, ये रेंज बाय 2 से छोटा है या बड़ा है, ओके। सो रेंज इज इक्वल टू कितना होगा 2ux बाय जी, है ना, 2 इंटू 5 इंटू 10 बाय जी, 10. दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो ओके, ये तो मतलब एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे टकरा रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. सो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, निकल जाएगा ना। अब तो जो वाई आया है वही आंसर है, राइट। Yes. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ये समझ लो ना, चेक करना बहुत ज़रूरी था कि ये जो x है वो रेंज बाय 2 से बड़ा है कि छोटा है ना। अगर रेंज बाय 2 से छोटा हो जाता तो वही आंसर होता, और रेंज बाय 2 से बड़ा हो जाता तो
जो मैक्सिमम हाइट h आता है वो आंसर होता है, राइट? yes, अच्छा चलो नेक्स्ट. A block of mass capital M moves on a frictionless surface on an inclined plane as shown in figure. The angle of the incline suddenly changes from 60 degree to 30 degree at the point B. The block is initially at rest at A. Assume that the collision between block and the incline is totally inelastic. Okay. Figure the speed of block at point B immediately after it strikes the second incline. देखो भैया, ये √3 मीटर है, ये 60 डिग्री है ना? तो ये कितना हो जाएगा? √3 tan 60 मतलब 3 मीटर, है ना? यस सर सो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं टकराने के पहले. u1 कितना हो जाएगा? √2gh, तो √2 इंटू 10, g को 10 लेना ना, हाँ, इंटू 3, दैट इज इक्वल टू √60, राइट? ये टकराने के जस्ट पहले है. पर टकराने यहाँ पे कोलिजन हुआ तो क्या होगा? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, इसकी जो भी वेलोसिटी u1 थी, इसका इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो खत्म हो गया, सिर्फ अलोंग वाला कंपोनेंट बचेगा. yes, दैट इज ये एंगल, क्योंकि ये 60 है और ये 30 है, तो ये एंगल दोनों के बीच में कितना होगा? 30 डिग्री, राइट? yes, सो दैट इज u1 cos 30 डिग्री. ये आपका होगा v1, है ना? v1 इज इक्वल टू √60 cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, है ना? सो दिस इज इक्वल टू ये 3/2 √20. ओके, तो इसको हम करेंगे √45, राइट? है ना? सो यहाँ पे 3√5 ठीक है, 3√5 आ जाएगा जो भी, लेकिन ऑप्शन में √45 है ना, समझ लिख दिया. द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक्लाइन इज. यहाँ पे टकरान इसको छोड़ने से पहले, जमीन पे नहीं टकराया, उससे पहले यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है v2 कितनी होगी, या u2 बोल रहे हैं इसको, जो भी है. सो निकल जाएगा ना अब तो, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सीधे v2 निकल जाएगा, राइट? yes, तो बस यही है क्वेश्चन, जो था मेहनत यहीं पे थी, है ना? yes, Two blocks of masses small m and capital M are moving with speeds v1 and v2 in the same direction on a frictionless surface respectively. M being ahead of capital M. An ideal spring of force constant K is attached to the backside of capital M. The maximum compression of the spring when the blocks collide is. क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? दैट इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M v2 प्लस स्मॉल m v1 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, राइट? समझ में आया कैसे किया मैंने? ये मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन है, और ये पूरी इक्वेशन किस, ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली है, ये नहीं, ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली, और यहाँ पे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, राइट? है ना? समझ में आया कि नहीं? yes, अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी मैच कर जाए, ऑब्वियसली ये और ये तो मैच नहीं करेंगे, मे बी सी मैच करे, मे बी सी मैच ना करे, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट? आगे बढ़े, yes, हो गया अब आ जाएगा सी. वैसे मैं इसको, ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है जो तुरंत जिससे ये आंसर आता है. एक्चुअली जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इन इन इलास्टिक कोलिजन, वो निकालने एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे इसका, ठीक है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन
completely inelastic collision. निकालना तो अपन को आता है, मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है वो, हाफ म्यू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, आ रहा है देखो। तो अगर मैं हाफ के एक्स स्क्वायर को इससे इक्वेट कर दूं हाफ म्यू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर से, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्या आया, u1 माइनस u2 इंटू म्यू बाई के का रूट, u1 माइनस इंटू म्यू बाई के का रूट, आया कि नहीं आया? Yes, sir. सो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यू, मैक्सिमम लॉस है ये। आप बोलोगे सर ये कौन सा इनइलास्टिक कोलिजन था, तो भैया जो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस है उसमें दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दैट इज सेम एज इनइलास्टिक कोलिजन वाला केस, राइट। उस स्टेज पे, उस मोमेंटरली उस स्टेज पे वही है ना हल, मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के बराबर लॉस होगा कि नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का? हाँ, Yes, sir. ये बात और है कि इस केस में वो जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में वो एनर्जी लॉस होकर सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाती है ना। इस केस में स्प्रिंग से वापस मिल जाएगी, इनइलास्टिक कोलिजन में स्प्रिंग से वापस नहीं मिलती, वो चली जाती है, डिसिपेट हो जाती है इधर उधर, राइट। समझ में आई बात? Yes. समझ में आ गया ना पक्का? Yes, sir. चलो, इतने ही थे डाउट्स तो हो गए। Sir, हाँ बेटा, सर पिछला क्वेश्चन में सर आप बोले ना कि टकराने के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी घट मतलब इस क्वेश्चन में, खत्म हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में यस सर। देखो Yes, बेटा, sir. क्योंकि टोटली इनइलास्टिक है ना, तो नॉर्मल अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा, नॉर्मल। यस सर। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगे। अब ये तो मूव कर नहीं सकता, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ओके सर। है ना, है ना। यस सर। चलो फिर अब क्या ही पढ़ेंगे, आधे घंटा भी नहीं है ठीक से। कोई और डाउट है तो भेज दो, नहीं तो मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि और तो भेजा नहीं किसी ने। Sir, बोलो। अरे मैं सर, ऐसे कैसे गिर गया, बताना चाहिए ना सर, आप चले गए। ठीक है, सर उसमें वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए आप ये कर लेते। चलो ठीक है। समझ में आ गया सबको? yes. मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन करेंगे। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन भी ठीक ठाक बड़ा है बड़ा। ठीक ठाक बड़ा है बेटा, मतलब है 3 क्लास का तो है कम से कम मटेरियल, 2 क्लास में नहीं होगा, ठीक है। Okay. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, 2 क्लास में हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक ही चीज़ के एग्जाम्पल मैंने बार बार दे रखे हैं, हो सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके Thank you, sir. ओके बेटा, बाय थैंक यू सर। बाय बेटा।